आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान, जिसमें आपके पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं अथवा विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। यानी दोनों में से कोई भी पेपर है तो वो सेम ही है, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न बैंक हमने पढ़ा, आज हम तीसरा प्रश्न बैंक पढ़ेंगे। एक बात आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि मैं जो प्रश्न बैंक जारी करता हूँ, प्रश्न बैंक आप अवश्य पढ़ें, मॉडल पेपर आप अवश्य पढ़ें। यदि आप पूरा विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अपने पाठ भी पढ़ें, लेकिन प्रश्न बैंक जो है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न बैंक है। इस प्रकार के लघुतरात्मक प्रश्नों के प्रश्न बैंक जो आपको 4 मिलेंगे और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के 2 और बड़े प्रश्नों के जो आपको प्रश्न बैंक है वो भी 2, यानी लगभग जो है 6-7 प्रश्न बैंक आपको पढ़ने होंगे। 6-7 प्रश्न बैंक का अर्थ है कि आप इसका एक दिन में 6-7 प्रश्न बैंक एक दिन में आप पूरी राजनीति विज्ञान का सिलेबस कर सकेंगे। और अभी से आप इनको पढ़ना शुरू कर दें, अभी से इनको याद करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको फिर दिक्कत देखनी ही नहीं पड़े। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग जो प्रश्न है वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी जरूर मदद होगी। कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा, यानी आपको किस प्रकार समझ में आ रहा है मुझे जरूर बताइएगा। और भी यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। इसमें आपके चैनल का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दिया हुआ है, और आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे जो वीडियोज है वो आपको देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर भी और भी एग्जाम शामिल। पहला ही प्रश्न देखिए, चीन की राज्य परिषद की 5 मुख्य कार्य लिखिए, प्रश्न आ जाता है। तो चीन के संविधान का अनुच्छेद 89 में राज्य परिषद के कार्यों की चर्चा दी गई है। कौन कौन से कार्य हैं? वो है आपके, पहला है कानून और आज्ञप्तियों के अनुसार यह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करता है। तो आप यहां से छोटा बना सकते हैं, छोटा में प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करना, उनके निर्णय आदेशों की घोषणा करता है, उनके कार्यपालन की देखरेख करता है। आपको संक्षेप में लिखना हो तो आप इतना लिख दें कि प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करना, विभिन्न विभागों में जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको निर्धारित करने का काम करता है। दूसरा, मंत्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना अथवा उन्हें रद्द कर देता है। यानी जो राज्य परिषद है उनका इतना काम है कि कोई मंत्रियां या समितियां जो उनके अध्यक्ष कोई कानून बनाते हैं, आदेश करते हैं, तो उनमें संशोधन करने का, उन्हें रद्द करने का काम भी राज्य परिषद करती है। राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए काम भी करती है। कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के प्रमुख समूह प्रस्तुत करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। ये इतने इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न, अगर प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस की 3 प्रमुख शक्तियां लिखिए। अमेरिकी कांग्रेस की क्या शक्तियां? पहली बात है कानून का निर्माण करना, और अमेरिका का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 111 में राष्ट्रीय सरकार को ये सुविधाएं प्रदान की गई है, यानी विधायी शक्तियां प्रदान की गई है, और ये लिखा गया है कि विधायी शक्तियां वो कांग्रेस में निहित है। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस केवल उन्हीं शक्तियों का उपयोग करती है जो संविधान उसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां होती है वो राज्यों में होती है, इसलिए कांग्रेस को नहीं होती। तो जो कांग्रेस को दी गई है वो शक्तियां कांग्रेस को लिखी हुई है। तो कांग्रेस शक्तियों में पहली बात है कानून निर्माण करना। दूसरा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। कुछ परिस्थितियों में कांग्रेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। राष्ट्रपति के मतदान में, राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के समक्ष होती है। कांग्रेस अपने सदस्यों के निर्वाचनों, वापसी और योग्यताओं के निर्णायक भी होती है। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने, संधियां करने और संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण करना, ये सभी इसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां और संधियां तभी लागू होती है जब सीनेट का अनुसमर्थन होता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस द्वारा की जा सकती है। बाकी जितने भी जो संधियां हैं, नियुक्तियां हैं, वो सारी जो है सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करके ही होता है। प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकन दबाव समूह की 3 विशेषताएं क्या है? अमेरिकन जो प्रेशर ग्रुप्स है उनकी। अमेरिकन दबाव समूह के कार्यक्रमों और गतिविधियों के द्वारा मजदूरों में और अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक चेतना जागृत हुई है। दूसरा है अमेरिका में किसानों के भी संगठित दबाव समूह है। ये किसानों को सरकार से अधिक रियायतें और पैदावार का उचित मूल्य दिलवाते हैं। प्रेशर ग्रुप है वहां, उनके वहां किसानों के भी। औद्योगिक और व्यवसाय संबंधी दबाव समूह है।
जो अपने समुदाय के हितों को भलीभांति समझने के पश्चात उनकी रक्षा हेतु सरकार के विभिन्न भागों और जनता के समक्ष उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो ये दबाव समूह की विशेषताएं हैं। तो हर तरह के दबाव समूह वहां पर बने हुए हैं। प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी संविधान के विकास के स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान के विकास के स्रोत और अमेरिकी संविधान के विकास क्रम को समझाइए। बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो अब हमें ऐसे लिखना है कि अमेरिकी संविधान के स्रोत सामान्य व्यक्ति के लिए 1787 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित जो प्रलेख है वही संविधान है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए सोचना उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिकी शासन व्यवस्था का संचालन एकमात्र एक प्रलेख के आधार पर नहीं, 18वीं सदी का एक कृषि प्रधान देश जो कि औद्योगिक दृष्टि से विश्व के अत्यंत विकसित राष्ट्रों में आ गया है। आज अमेरिका में 13 के स्थान पर 50 इकाइयां हैं, 50 जो उसके राज्य हैं। और नवीन परिस्थितियों के अनुसार ये संविधान किस प्रकार विकसित हुआ, इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। पहला है फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान। फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में जो संविधान निर्मित हुआ था, यानी मूल ढांचा वही है 1787 में जो फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में तैयार हुआ था। और यह ढांचा संविधान का वो अस्थिपंजर है जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, निर्णायक, न्यायिक निर्णय, परंपराएं, इनकी आवश्यक चर्बी चढ़ गई है। मतलब ये क्या है कि धीरे धीरे जो संशोधन हुए हैं, कई व्यवस्थापन हुए हैं, कई न्यायिक निर्णय हुए हैं, उनके आधार पर यह संविधान बड़ा होता गया है। संवैधानिक संशोधन, अमेरिकी संविधान कठोर संविधान में आता है, इसलिए संवैधानिक संशोधन ने भी संविधान के विकास में योगदान दिया है। अमेरिकी संविधान में अब तक 27 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ जो है उनके प्रमुख संशोधन है। जैसे मान लो कौन कौन से संशोधन हुए हैं, इस प्रकार देख सकते हैं आप। प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों के अधिकार पत्र को शामिल किया गया है। प्रथम 10, 1 से लेकर के 10 तो अधिकार पत्र से संबंधित है। जैसे संशोधन 13, 14, 15 जो है गृह युद्ध से संबंधित है। 17वां संशोधन सीनेट के लिए जो निर्वाचन पद्धति उसके लिए है। 19वां संशोधन है वो स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार संबंधी, जो स्त्रियों का जो मताधिकार का अधिकार से संबंधित है, उनके साथ भेदभाव नहीं करने का अधिकार है। और 26वां संशोधन है वो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, उसका है। इसी प्रकार व्यवस्थापन या कांग्रेस अधिनियम, तीसरा चरण 1789 में लागू किए गए संविधान ने नवीन सरकार के मूल ढांचे की ही व्यवस्था की है। और संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों के संबंध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए जिनके आधार पर सरकार अनेक अंगों के गठन, कार्यों और कार्य पद्धति को निश्चित किया है। जैसे क्या हुआ, देखिए संविधान में राष्ट्रपति की जो कैबिनेट के संबंध में, संविधान में कैबिनेट में के संबंध में राष्ट्रपति की जो कैबिनेट बनती है, अर्थात उनका जो मंत्रिमंडल है, उसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उतना ही लिखा हुआ है कि कार्यपालिका के विभागों का अध्यक्ष, इतना ही लिखा हुआ है। जबकि जैसे विभिन्न कार्यपालिका विभागों का गठन करना कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर निश्चित किया। कांग्रेस ने जो विभिन्न पारित अधिनियम पारित किए हैं, उनके आधार पर यह बना है कि भाई राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसमें कितने व्यक्ति होंगे, ये सब बताया गया है। बजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस की ही देन है। इसी प्रकार कार्यपालिका द्वारा विकास हुआ है। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे अमेरिकी संविधान में जो राष्ट्रपति हुए, जैक्सन है, लिंकन है, थियोडोर रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, इन सभी ने अपने संविधान को, अपने जो विचार है, अपने संविधान पर स्पष्ट छाप छोड़ी है, जितनी कि संविधान निर्माताओं में से किसी की हो। अर्थात जैसे संविधान निर्माता सभा होते हैं, उसी प्रकार ये जो राष्ट्रपति हुए हैं, इन राष्ट्रपतियों ने बहुत अधिक अपने संविधान को विकसित किया है। इन राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया, व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किंतु राष्ट्रपति वाशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की, वे परामर्श लेने लगे, तभी से मंत्रिमंडल शासन का एक आवश्यक अंग हो गया। यानी ये क्या है कि उन लोगों ने वो परंपराएं बना दी। इसी प्रकार संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की राष्ट्रपति को शक्ति नहीं दी है। संविधान जो है युद्ध की घोषणा करने की राष्ट्रपति को शक्ति नहीं देता, लेकिन वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से अधिकार प्राप्त किए बिना ही उन्होंने सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए भेज दिया गया। और इस प्रकार जो है उन्होंने उत्सुकता दिखाई और फिर वो परंपरा बन गई। इसके अलावा है न्यायिक व्याख्याएं। न्यायिक व्याख्याओं में अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस या राज्य को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह संविधान के प्रतिकूल है,
तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है और प्रत्येक अपनी नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप से संविधान को संशोधित करते हैं। मतलब न्यायिक व्याख्या, जो न्यायाधीश बैठते हैं वो न्यायाधीश भी जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों की व्याख्या करते हैं, और यदि व्याख्या में मान लो उस कानून में संशोधन करना होता है तो वो संशोधन किया जाता है। इस प्रकार क्या है कि कई संशोधन भी हुए, जैसे 27 संशोधन हुए, तो 27 संशोधन हुए तो वो भी एक संविधान में जुड़ाई है। तो इस प्रकार इनका विकास हुआ है। इसी प्रकार निहित शक्तियों का सिद्धांत है। इसमें निहित शक्तियों के सिद्धांत ने भी अमेरिकी संविधान को शक्तिशाली बनाया है और ये सर्वोच्च न्यायालय की देन है। एक वहां पवित्रता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा संविधान के विकास में परंपराओं का भी विशेष योगदान है। परंपराओं के योगदान में देखिए, जितनी ब्रिटिश संविधान में है उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी परंपराएं हैं। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिकी संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जो कि लिखित संविधानों के नितांत विपरीत है। सबसे पहले जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है। यानी वहां राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे अपने यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता वोट देती है और वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। अपने यहाँ सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन व्यवहार में उनकी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति एवं प्रमुख कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अपने राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी होता है। इस प्रकार क्या है कि अमेरिकी संविधान है वो निरंतर 1787 से निरंतर वृद्धि करता रहा और आज जो है बहुत ही एक विकसित देश का संविधान है। इसी प्रकार प्रश्न आ जाता है कि चीन के संविधान की विशेषताएं लिखिए। चीन के संविधान की विशेषताएं में 138 अनुच्छेद है उसमें, और चीन के संविधान की विशेषताओं में पहला है संक्षिप्त संविधान। 1975 से लेकर के 1978 तक संविधान में ये अपेक्षाकृत एक व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संविधान और भी संक्षिप्त है, क्योंकि इसमें 138 ही अनुच्छेद है। इसमें 138 अनुच्छेद है, उसके 4 भाग है, जिसमें एक प्रस्तावना जुड़ी हुई है। इसके अलावा जैसे उसमें प्रस्तावना जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास और उनका अनुभव का विवरण भी दिया गया है। दूसरी इसकी विशेषता लिखित और निर्मित संविधान है। नया संविधान जो है 1982 में जो बना था वो नया संविधान है, आधुनिक राज्यों की तरह लिखा हुआ संविधान है। उसका निर्माण करने के लिए विशेष समिति गठित की गई और जनवादी कांग्रेस ने इसमें इसे लिखा और लिखित होने के साथ साथ ये निर्मित भी है। इसके 4 भाग है, यानी 4 अध्याय है। पहला अध्याय है उसमें सामान्य सिद्धांत है, दूसरे अध्याय में मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना है, राज्य कैसा होगा, उनकी विधायी सरकार कैसी होगी, न्यायिक अंग जो है उन पर दिया गया है, और चौथा जो है उसमें राष्ट्रध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी के बारे में बताया गया है। पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान है। पारिभाषिक दृष्टि से तो चीन का संविधान कठोर माना गया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसको लचीला माना गया है। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण कर सकती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया तो हालांकि अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये जो जनवादी कांग्रेस है वो सामान्य कानूनों का निर्माण सामान्य बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 64 में लिखी गई है, और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो 1/5 सदस्य है, 1/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और फिर ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी लोकतांत्रिक 1982 के नए संविधान की प्रथम अनुच्छेद में यह सबसे पहले घोषणा की गई है कि चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक साम्राज्यवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध है। वहीं जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही भी है। लोकतांत्रिक तानाशाही का अभिप्राय क्या है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। वहां के नागरिक जो है वो पूरा हाथ बटाएंगे। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडल का गठन किया गया है और उनमें ज्यादातर किसान, मजदूर, साधारण वर्गों के लोग ही उसके सदस्य हैं। वहां पर लोकतांत्रिक तानाशाही में जैसे बहुसंख्यक किसानों, मजदूरों के और अल्पसंख्यक जमींदारों, प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण है। जैसे अब जो बहुसंख्यक किसान और मजदूर है वो जमींदार और पूंजीपति उन पर अपना नियंत्रण रखे हुए हैं। इसी प्रकार जनवादी गणतंत्र भी है।
नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन जो है जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। यूं कह सकते हैं कि वहां पर जनता का शासन है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन में चीन जो है बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य है, जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं हैं, जिसमें से हान राष्ट्रीयता के लोगों की संख्या ज्यादा, 93.3% लोग हान राष्ट्रीयता वाले हैं। हान राष्ट्रीयता वाले हैं। बाकी 55 राष्ट्रीयता जो है वो मात्र 6.7% पर ही है। इसके अलावा लोकतांत्रिक केंद्रवाद भी है। संविधान के अनुच्छेद 3 में चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे, ये लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ त्से तुंग जो था उनके दर्शन पर आधारित है। और लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच एक समन्वय, उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली और प्रादेशिक इकाइयां। चीन में शुरू में एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को मजबूत किया गया है। एकात्मक शासन प्रणाली इसलिए शासन की सुविधा के लिए उसमें 4 इकाइयों की व्यवस्था की गई है। 4 इकाइयों कैसे? एक तो प्रांत स्वायत्तशासी, यानी केंद्र और प्रदेश और केंद्र के अधीन। दूसरी है प्रांतों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में स्वायत्तशासित जनपद, जिसमें जिला नगर बांटे गए हैं। पहले तो प्रदेश और केंद्र है, फिर जिला और जनपद है। तीसरे में जो है कम्यून और कस्बे हैं, यानी छोटे बड़े जो गांव है उसमें, जिसको हम तहसील कह सकते हैं। फिर बाद में स्वायत्तशासित प्रदेश, स्वायत्तशासित जनपद, स्वायत्तशासित जिले, यानी जो है स्वायत्तशासित प्रदेश, जनपद और जिले जो है इनके बीच में भी एक कड़ी का काम, यानी इनमें भी कानून का विभाजन किया गया है। इसके अलावा इसकी विशेषता नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी दिए गए हैं। अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक चीन के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अधिकार 4 प्रकार के बांटे गए हैं: आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। ये इसके अधिकारों को बांटा गया है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।